स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सिसी फौजिया और लोगों को रोजी को लू के साथ रंगे हाथों पकड़वाने के लिए यहाँ पर आ जाता है, लेकिन फौजिया सिचुएशन को संभाल लेता है। वो वॉशरूम खोलने ही नहीं देता है। रोजी उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें बड़ा पता है कि मैं लू के साथ हूँ, कहीं ये सब प्लान तुम्हारा ही तो नहीं था। वहाँ पर सिसी कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे ब्लेम कैसे कर सकती हो। फौजिया सबको डांट करके वहाँ से जाने के लिए कहता है कि ये उसका और रोजी का पर्सनल मैटर है, वो लोग यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे तो उनके लिए सही नहीं होगा। सब चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फौजियन रोजी से पूछता है कि लू कहाँ है, तो वो वॉशरूम खोल करके दिखाती है जहाँ पर कि उसने लू को बेहोश कर दिया है। वो यहाँ पर कॉल करके लू को सबक सिखाने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर लू के डैड आ जाते हैं। वो यहाँ पर फौजियन पर गुस्सा कर रहे थे कि वो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो उसे कहता है आपके बेटा ने उसे हाथ लगाने की कोशिश किया है जिसे उसे नहीं टच करना चाहिए था। वो उसे कहता है ठीक है वो दोबारा नहीं करेगा, लेकिन हाँ तुम्हें भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी तो बस अब 4 दिन की बची हुई है। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी लाइफ ज़्यादा नहीं है। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर फौजियन से कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो रोजी फौजियन को बताती है मुझे लगता है कि लू को कोई दवा दिया गया था, वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा था। फौजियन पता करवाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे दवा देने वाला कोई और नहीं एनी ही है, उसी सॉरी जीजी ही है, उसी ने ऐसा करवाया था। तो वो कॉल करके उसकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लेता है। वो काफ़ी गुस्सा करते हुए आती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ के लिए इतने पुराने साल के रिश्ते को ऐसे बर्बाद कर रहे हो। तो वो कहता है ये वाइफ है मेरी, शायद तुम भूल रहे हो, और तुम कोई और नहीं, सिर्फ मेरी एक पड़ोसी हो, तो अपनी हद में रहो। अगर तुमने रोजी को प्रोवोक नहीं किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता, और आज से मेरा और तुम्हारा जो ये सो कॉल्ड दोस्ती था वो भी ख़त्म होता है। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। जीजी तो रोते ही रह जाती है। दूसरी साइड जब वो लोग कार में जाते हैं तो फूजिन यहाँ पर रोजी को बताता है एक्चुअल में वो उसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड थी। कुछ टाइम पहले जब ये फायर वाला एक्सीडेंट हुआ था तो उसका भाई उस एक्सीडेंट में बच नहीं पाया, सिर्फ फूजी ने वहाँ पर बच पाया। और यहाँ पर वो उसे ये भी बताता है कि उसके भाई का लास्ट विश था कि वो किसी का ख्याल रखे, इसलिए वो बस उसे एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ट्रीट किया करता था और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ रोजी से प्यार करता है। रोजी यहाँ पर उसकी बातों का भरोसा कर लेती है। नेक्स्ट डे वो लोग सब उसे रेडी कर रहे थे क्योंकि ग्रैंडफादर का बर्थडे पार्टी था। और यहाँ पर रोजी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही होती है। उसे डाउट था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। वो इस चीज़ को क्लियर करके पार्टी वाले दिन फौजियन और उसकी मॉम को सरप्राइज़ देना चाहती थी, क्योंकि उसकी मॉम यही चाहती थी ना कि रोजी जल्द से जल्द फौजियन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो जाए, तो वही से सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो लोग पार्टी में जाते हैं। रोजी वहाँ पर फौजियन को पार्टी में अंदर चलने के लिए बोलती है अपना गिफ्ट दे करके, और कहती है उसे वॉशरूम जाना है। फौजियन वहाँ से चले जाता है। रोजी वॉशरूम में जाती है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लू उसे वॉशरूम में लॉक कर देता है। वो सोच रहा था कि वो पार्टी में थोड़े से पंगे क्रिएट करेगा, लेकिन रोजी के पास एक हेयर पिन था जिससे कि वो उसके लॉक को अनलॉक कर लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो स्टेयर्स पर यहाँ पे लू को जाते हुए देख रही थी तो वो समझ जाती है कि हो ना हो उसी ने उसे वॉशरूम में लॉक किया होगा। फिर भी वो इन चीज़ों को इग्नोर करके पार्टी में वापस लौट आती है। लू के डैड उसे घूर रहे थे, तुमने तो कहा था कि इसे तुमने वॉशरूम में लॉक किया, फिर वो यहाँ कैसे आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गिफ्ट देने का सेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि लू काफ़ी अच्छा गिफ्ट ग्रैंडफादर को दिया हुआ था, क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर्स वगैरह जो देने के लिए बोला था। यहाँ पर रोजी भी अपने तरफ से गिफ्ट दे दी है। अब यहाँ पर लू ने पहले ही रोजी के गिफ्ट चेंज करने की कोशिश किए थे, इसलिए वो यहाँ पर ड्रामा करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रोजी और फौजिन ने मिल करके सब कुछ हैंडल आउट कर लिया था। यहाँ पर फौजिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के बीच में अलग ही लड़ाई होता रहता है। उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर लू को सपोर्ट करते हैं और उसके ग्रैंडमदर यहाँ पर फौजिन को सपोर्ट कर रही होती है। इन सारे सिचुएशन के बीच रोजी अभी फौजिन को नहीं बताती है, ना ही उसकी मॉम को, कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि सिचुएशन बताने का समय ही नहीं था। तभी वहाँ पर जीजी अपने डैड के साथ आ जाती है। उसके डैड वो एग्रीमेंट दिखा रहे होते हैं कि
यहाँ पर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि जीजी की शादी फूजिन के किसी फैमिली मेम्बर से होगी, उनके बेटों में से। तो वो यहाँ पर कहती है कि मुझे फूजिन से शादी करना है। तब फूजिन यहाँ पर सबको बताता है कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैंने रोजी से शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, और अगर मैं अब जीजी से शादी करूँगा तो ये बाईगैमी हो जाएगा, और मेरे घर में ये रूल नहीं है। और हाँ, आपको ये प्रॉब्लम है ना कि हमारी फैमिली में किसी से शादी करना है, तो लू भी तो हमारी फैमिली का है, आप उससे शादी करा दो। लेकिन यहाँ पर जीजी को उससे शादी नहीं करना था। तो फिर फौजी उन्हें डांटते हुए कहता है, तो फिर अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो यहाँ से चले जाओगे तो बेहतर होगा। जीजी के डैड का तो मुँह ही बन जाता है। इतना इंसल्ट होने के बाद वो चुपचाप जीजी को लेकर के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो जीजी को कहते हैं कि वो उसके लिए उससे कहीं अच्छा लड़का ढूंढेगा। उससे पहले वो रोजी को सबक सिखाने के लिए, फूजन को सबक सिखाने के लिए कुछ गुंडे लोगों को कॉल करते हैं। अपनी बेटी को शांत कराते हैं गुस्सा, और कहते हैं कि वो सब ठीक कर देगा। पार्टी खत्म होने के बाद फूजिन और रोजी लौट रहे थे। यहाँ पर रोजी जैसे ही फूजिन को बताना चाहती है कि वो एक्चुअल में उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, उसका सेक्रेटरी बताता है कि कार का ब्रेक फेल कर गया है। कार का बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर रोजी को बचाने के चक्कर में फूजिन काफ़ी ज़्यादा इंसर्ट हो जाता है। बेहोश होने से पहले वो उससे कहता है कि मेरी बुक के सेल्फ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि तुम्हारे लिए हैं, वो उन्हें ज़रूर पढ़ लेना। इसके बाद रोजी को सीधे हॉस्पिटल में होश आता है। फूजिन की मोमो आती है, वो उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। रोजी कहती है फूजिन कैसा है, तो वो बताती है कि एक्चुअल में फूजिन अब भी बेहोश है। अब रोजी अपनी हालत छोड़ करके फूजिन को देखने जाना चाह रही थी। उसकी मोमो से कहती है तुम्हें अपना एक्स्ट्रा केयर करना होगा, फूजिन का बेबी लेकर के तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। लेकिन वो फूजिन को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहाँ पर वह अभी कोमा में ही था। रोजी को अफसोस होता है, उसे ही बचाने के चक्कर में फूजिन यहाँ पर इंजर्ड है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के बताता है ये किसी और ने नहीं, जीजी के डैड ने करवाया, और साथ ही में इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए लू कंपनी अपने अंडर में करने के लिए गया हुआ है। अब रोजी यहाँ पर सोचती है कि फूजी ने इतने मेहनत से ये कंपनी बनाई है, जब तक वो कोबे में है तब तक वो उसकी कंपनी संभालेगी, वो इतनी आसानी से उसकी मेहनत बर्बाद नहीं होने देगी। फिर ड्रेस वेस चेंज करके वो ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर कि उसने लू के खिलाफ बहुत सारे सबूत लेकर के आए हुए थे। रोजी यहाँ पर आती है तो सब उसे काफ़ी लाइटली ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रोजी को थोड़ी ही फूजिन के अफेयर्स के बारे में पता होगा। वो यहाँ पर बहुत सारे सबूत लेकर के आए थे, और उन सबूत के हिसाब से लू को होने वाला था जेल, क्योंकि उसने किए थे फ्रॉड। इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, और रोजी फ़िलहाल कंपनी की सीईओ बनी हुई थी। बाहर जा करके लू को काफ़ी गुस्सा आता है। जहाँ पर वो रोजी को किडनैप करना चाहता था, लेकिन उससे पता चलता है उससे पहले ही किसी ने उसे किडनैप कर लिया। वो अपने बंदे लोगों पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि रोजी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, जीजी है। अब चाइनीज़ ड्रामा बिना किडनैपिंग के सीन के कंप्लीट हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस वही परंपरा को पूरी करते हुए यहाँ पर हम लोग इस सीन को देखते हैं। रोजी और लू ने दोनों ने मिल करके यहाँ पर लू और जीजी ने दोनों ने मिल करके रोजी को किडनैप किया था। रोजी उसे कहती है कि देखो ऐसा है कि फूजिन मुझे ढूंढ ही लेगा, तुम लोग अभी भी पीछे हट जाओ तो बेहतर है। लेकिन वो लोग नहीं मानने वाले थे। दूसरी साइड हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि फूजिन को होश आ गया, और वो सबसे पहले रोजी के बारे में पूछता है। उसकी मॉम उसे कहती है वो कंपनी संभालने के लिए गई थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। उसे उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है। वो सब कुछ छोड़ करके रोजी को ढूंढने के लिए अपने सेक्रेटरी को ले करके निकल जाता है। इधर दूसरी साइड जीजी रोजी को मारने का प्लान बना रही थी, लेकिन लू का प्लान था कि वो सिर्फ और सिर्फ फौजिन को डरा करके कंपनी अपने अंडर लेगा। पुलिस को तो वो जैसे तैसे कह के खुद को बचा के निकल गया था। यहाँ पर वो लोग रोजी को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ देते हैं। फौजिन रोजी को बचाने के लिए आता है। इस एक्सीडेंट की वजह से रोजी को सब कुछ याद आ गया था। वो फायर एक्सीडेंट किस तरीके से उसने फौजिन की जान बचाई थी। जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वो देखती है कि फौजिन उसका केयर कर रहा है। फौजिन को बताती है कि एक्चुअल में वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। तो फौजिन कहता है हाँ, हॉस्पिटल से मुझे पता चला। साथ ही में रोजी उसे कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है कि किस तरीके से मैंने तुम्हें उस फायर एक्सीडेंट में बचाया था। फौजिन कहता है हाँ, अच्छी बात है, मैं इसीलिए तुमसे शुरुआत से इतना ज़्यादा वाला प्यार करता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाता है।
फौजिन कुछ दिनों बाद अपने घर में काफ़ी बड़ी सी पार्टी दिया हुआ था, जहाँ पर कि वह अनाउंस करता है कि लू को हमने जेल भेज दिया, अब उसकी हमारी कंपनी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, और वह रोजी को अपने कंपनी का 51% का शेयर का मालिक बना देता है। सबको गुड न्यूज़ भी देता है कि रोजी यहाँ पर प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही लू के डैड को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। फौजिन ने यहाँ पर उसका भी इंतज़ाम किया था। उन्होंने उस बंदे को पकड़ के लेकर के आया था जिसने कि यहाँ पर फौजिन को इंसर्ट किया था उस फायर एक्सीडेंट में। जब फौजिन की मॉम को पता चलता है कि इस बंदे ने उनके दोनों बेटे को मारने का कोशिश किया, तो उन्हें काफ़ी अफसोस होने लगता है कि वो इतने सालों से इस पर क्यों नहीं डाउट की। किसी बंदे की वजह से उन्होंने अपना बड़ा बेटा खो दिया। इतने सालों से फौजिन सिर्फ यहाँ पर सबूत का इंतज़ाम कर रहा था, और जब सबूत यहाँ पर इंतज़ाम हो चुके थे तो वो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस यहाँ पर पकड़ करके लू के डैड को लेकर के जाती है। इसके बाद फौजिन रोजी को प्रपोज़ करता है। वो बिथर लिक्विड्स में उसे काफ़ी सारे फैक्ट्रीज़ और बंगलोज़ वगैरह भी देता है। यहाँ पर रोजी के ग्रैंडमदर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था ना कि फौजिन काफ़ी हेल्दी है और वह 1 साल में नहीं मरने वाला है, तो वो उनके रिश्ते के लिए ओके कह देती है। फौजिन रोजी को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज़ करता है। रोजी हाँ कह देती है, और यह हमारा ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस सीट से लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।